बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अल्केन्स। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन को डिफाइन करेंगे। सेकेंड नंबर पर अल्केन के जर्नल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर अल्केन की नोमेनक्लेचर करेंगे। फोर्थ नंबर पर नेचुरल सोर्सेज ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे। सिक्स नंबर पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। सेवन नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। 8 नंबर पर रीजंस ऑफ लिटिल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। 9 नंबर पर स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड आखिर में यूजेस ऑफ अल्केन्स डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स, व्हाट आर अल्केन्स और व्हाट इज अल्केन? अल्केन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: The open chain saturated hydrocarbons are called alkanes. अल्केन जो हैं ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी सैचुरेटेड मीन्स इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है और हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। अल्केन आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच are made up of carbon and hydrogen only. For example, मीथेन। अगर हम मीथेन में देखें तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स क्या है, मौजूद हैं। सो ये क्या है, अल्केन है। इसी तरह अगर ईथेन में देखें तो इसमें 2 कार्बन एटम्स और इसी तरह 6 हाइड्रोजन एटम्स क्या है, मौजूद हैं। इसी तरह अगर प्रोपेन को हम देखें तो इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं और हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं। सो ये तीनों यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन ये क्या है, ये अल्केन्स हैं। यानी अल्केन्स वो ओपन चेन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। जर्नल फार्मूला। द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2 where C represents carbon atom, H represents hydrogen atoms and N means or represent numbers that may be 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Nomenclature of alkane. There are 2 systems for naming alkane which are given below. That is common system and IUPAC system. यानी अल्केन की जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास 2 सिस्टम हैं। एक सिस्टम को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम और दूसरे सिस्टम को हम कहते हैं आयोपैक सिस्टम। नाउ कॉमन सिस्टम यानी कॉमन सिस्टम के जरिए हम अल्केन की नोमेनक्लेचर किस तरह कर सकते हैं। सो कॉमन सिस्टम में रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर 1 जो है, write Greek prefixes that indicates number of carbon atom and the prefix is followed by the ending ANE। यानी पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे और वो प्रीफिक्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या जाहिर करता है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंडिकेट करता है। और इसी प्रीफिक्स के बाद फिर हम ANE लगाएंगे। यहां पर अगर हम देखें तो पहले हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। सपोज यहां पर हम देखें मिथ,
सो मिथ जो है ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, और इसकी एंड जो है या एंडिंग में हम क्या लगाते हैं, ANE। सो हमारे साथ ये नेम फिर किस तरह बन गया, मीथेन। इसी तरह अगर यहां पर हम आए तो इथ क्या है, प्रीफिक्स है, और इसका ANE है, यानी एंड में हमने ANE लगा दिया, और ये फिर क्या बन गया, इथेन। यानी जब हमारे पास अल्केन में एक कार्बन एटम मौजूद हो तो उसको हम मीथेन कहेंगे, जब 2 कार्बन एटम मौजूद हो तो हम इथेन कहेंगे, जब 3 मौजूद हो तो प्रोपेन कहेंगे, जब 4 कार्बन एटम मौजूद हो तो हम ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। यानी जैसे ही कार्बन एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हम उसका नेम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी मिथ फॉर 1, इथ फॉर 2, प्रोप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेंट फॉर 5, हेक्स फॉर 6, हेप्ट फॉर 7, ऑक्ट फॉर 8, नोन फॉर 9 एंड डेक फॉर 10। यानी जैसे कार्बन एटम्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इनके क्या नेम ही भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी प्रीफिक्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और एंडिंग में हम हर एक के बाद AN क्या करते हैं, ANE लगा देते हैं। सो ये कॉमन सिस्टम का फर्स्ट रूल है। Rule number 2, the prefix N is used for those alkanes in which the carbon atoms are in one continuous chain or straight or normal alkane। यानी प्रीफिक्स N जो है ये हम उन अल्केन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस चेन में हो, मतलब स्ट्रेट चेन में हो। यहाँ पर हम अगर देखें एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन में कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या है, वो स्ट्रेट चेन में है। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें एन पेंटेन, एन पेंटेन में भी कार्बन एटम्स जो हैं वो भी क्या है, वो भी स्ट्रेट चेन में है। सो रूल नंबर 2 के मुताबिक हम प्रीफिक्स N उन अल्केन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में मौजूद हो। रूल नंबर 3, द प्रीफिक्स iso is used for those alkanes which have a methyl group attached to the second last carbon atom of continuous or straight chain। थर्ड रूल के मुताबिक प्रीफिक्स आइसो हम उन अल्केन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर क्या हो, अटैच हो, यानी स्ट्रेट चेन, कार्बन के स्ट्रेट चेन जो है उनके लास्ट सेकेंड कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो। तो उसके लिए हम आइसो का प्रीफिक्स जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। सपोज यहां पर अगर हम देखें आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, यहां पर हमारे साथ ये क्या है, ये स्ट्रेच चेन है और ये कार्बन एटम जो है ये क्या है, ये सेकेंड लास्ट है। ठीक है, सो सेकेंड लास्ट पे हमने यहां पर क्या लगाया है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो ऐसे कंपाउंड के लिए जिसमें कार्बन के स्ट्रेट चेन, कार्बन के स्ट्रेट चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो, तो वहां पर हम आइसो का
क्या लगाते हैं, आइसो का प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी इस कंपाउंड का नेम हमारे पास क्या है, आइसोपेंटेन। रूल नंबर 4, द प्रीफिक्स neo is used for those alkane which have two methyl groups attached to the second last carbon atom of the continuous or straight chain। यानी प्रीफिक्स न्यू हम तब यूज करेंगे जब हमारे साथ अल्केन में कार्बन के स्ट्रेट चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर दो मिथाइल ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम नियो प्रीफिक्स नियो इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अगर हम देखें नियोपेंटेन में तो ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन एटम्स का क्या है, स्ट्रेट चेन है, और ये जो है ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, यानी सेकेंड कार्बन है, और इसी सेकेंड कार्बन पर हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक ये है और दूसरा ये है। सो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए फिर हम यानी ऐसी अल्केन के लिए फिर हम क्या करते हैं, नियो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो इस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो है नियोपेंटेन। आयुपेक सिस्टम के जरिए या आयुपेक सिस्टम के मुताबिक हम अल्केन को किस तरह नेम दे सकते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स और रूल नंबर 1, यानी आयुपेक सिस्टम में रूल नंबर 1 जो है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड कंसीडर इट एज अ पेरेंट कंपाउंड। आयुपेक सिस्टम के मुताबिक फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि सबसे पहले हम कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल में देखें तो ये हमारे पास सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते थे इसी तरह, लेकिन ये जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाए हम और यहाँ पर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, यानी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 एंड कार्बन 7, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। सो आयुपेक रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और यही लॉन्गेस्ट चेन इसका पेरेंट नेम कंसीडर किया जाता है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल का नाम फिर क्या होगा, यानी पेरेंट नेम क्या होगा, हेप्टेन, क्योंकि इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं, यानी इसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 7 कार्बन एटम्स हैं। सो इसका पेरेंट नेम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हेप्टेन। रूल नंबर 2, number the longest chain of carbon atom in such way to give lowest value to substituents। सेकेंड रूल के मुताबिक हम लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे यानी इसकी हम ऐसी नंबरिंग करेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट वैल्यू मिल सके। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखें तो सबसे पहले ये तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, और इसको हम किस साइड से नंबरिंग देंगे, इसको हम इस साइड से नंबरिंग देंगे, ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, उसको कौन से वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यू, यानी इसकी जो पोजीशन है ये 2 पे आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें,
अगर हम इसी तरफ से इसकी नंबरिंग करें, यानी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, तो यहाँ पर हमारे साथ मिथाइल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को जो वैल्यू मिलती है वो 4 मिलती है, और यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को जो वैल्यू मिलती है वो 2 मिलती है। सो ये नॉमेनक्लेचर या ये तरीका जो है ये करेक्ट है, ये सही है, जबकि ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यानी सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलती है, लोवेस्ट नंबर मिलती है या लोवेस्ट वैल्यू मिलती है। सो सेकेंड रूल के मुताबिक हमने लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की नंबरिंग ऐसी करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाए, मिल जाए। रूल नंबर 3, locate and name the substituent before the parent name। थर्ड रूल के मुताबिक हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोकेट करेंगे, यानी इसकी पोजीशन को जाहिर करेंगे, उसके बाद उसी सब्स्टिट्यूएंट को नेम देंगे, और ये लोकेशन और नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है ये पेरेंट नेम से हम पहले लिखेंगे। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हमने दिखाया है, यहाँ पर हमारे साथ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल ग्रुप है, और इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, वो 2 है। सो पहले हम इसकी पोजीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका नेम लिखते हैं, और उसके बाद हम पेरेंट नेम क्या करते हैं, लिखते हैं। सो इस मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, 2 पोजीशन पर मौजूद है, सो हमने लिखा है 2 मिथाइल, और ये जो लास्ट में जो है वो क्या है, वो पेरेंट नेम है जो कि पेंटेन है। सो 2 मिथाइल पेंटेन। रूल नंबर 4, when 2 or more different substituents are attached, they are named in alphabetical order along with their positions before the parent name। जब हमारे साथ मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, फिर इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी पहले इसकी पोजीशन को क्या करेंगे, जाहिर करेंगे, उसके बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद पेरेंट नेम लिखेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने दिखाया कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है पेंटेन का, इस पेंटेन के मॉलिक्यूल में कार्बन 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है, जबकि कार्बन 3 पर इथाइल ग्रुप मौजूद है। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल जो है वो इथाइल से बाद में आता है, यानी मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से स्टार्ट होता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M जो है वो E के बाद आता है। सो पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, लेकिन इथाइल से पहले उसका पोजीशन क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। सो यहाँ पर हमने पहले इसका पोजीशन लोकेट किया है, यानी 3, यानी कार्बन 3 पर मौजूद है, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, यानी मिथाइल कौन से कार्बन एटम पर मौजूद है, 2 पर मौजूद है। सो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। Rule number 5, when the same substituent is present more than once, a prefix di, tri, tetra is used before the substituent name, and position of each substituent is indicated by separate number। जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसी कंडीशन में हम डाई, ट्राई और टेट्रा का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं।
और इससे पहले हम क्या करते हैं, यानी उसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने दिखाया है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन 2 पर भी क्या है, यानी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और कार्बन 3 पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है। यानी दोनों क्या है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो जब हम इसको नेम देंगे तो पहले हम इनके पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 2 यानी 2 ये मिथाइल ग्रुप या ये सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है, शो करता है, और 3 जो है वो ये सब्स्टिट्यूएंट शो करता है। सो 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक कार्बन 2 पर मौजूद है और दूसरा जो है वो कार्बन 3 पर मौजूद है। सो इसलिए हमने यहाँ पर डाई लिखा है, और सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल है। सो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। Rule number 6. When 2 substituents, same or different, are attached to same carbon atom, the number of that carbon is repeated. जब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, वो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन सेम कार्बन एटम को अटैच हो, तो उसी सूरत में हम क्या करते हैं, उसी कार्बन एटम को क्या करते हैं, 2 दफा लिखते हैं, यानी रिपीट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास क्या है, पेंटेन का मॉलिक्यूल है, लेकिन कार्बन 3 पर हमारे साथ 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मौजूद हैं, यानी ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। दोनों क्या है, कार्बन 3 पर मौजूद हैं। सो इसी सूरत में हम क्या करते हैं कि इसी कार्बन 3 यानी इसी 3 पोजीशन को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, क्योंकि 2 ग्रुप या 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इस पर मौजूद हैं। देखें 3 3 डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। अगर एक मिथाइल होता और दूसरा इथाइल होता, फिर भी हम क्या लिखते, 3 3 इथाइल मिथाइल पेंटेन, लेकिन यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। सो इसलिए हम लिखते हैं 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। Rule number 7. When there are more than one longest chain, select the chain which carries more substituents. जब हमारे पास एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मौजूद हो, यानी कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा हमारे पास मौजूद हो, फिर हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमने जो सेलेक्ट किया है वो ये है, यानी इसमें कितने कार्बन एटम्स आते हैं, 6 आते हैं। हम इसको इस तरह भी कर सकते थे, यानी यहां से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसको यहां से भी क्या कर सकते, नंबरिंग दे सकते, लेकिन इसी कंडीशन में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता और वो सब्स्टिट्यूएंट ये होता, यानी ये क्या होता, ये प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता। लेकिन ऐसी कंडीशन में, यानी जब हमने ऐसी तरह इसको क्या कर दिया, यानी नंबरिंग की, इसकी इसी तरह नंबरिंग की, या ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक कार्बन 2 पर आ गया और दूसरा जो है वो कार्बन 3 पर आ गया। सो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, क्योंकि इसमें हमारे साथ मैक्सिमम
दो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसी तरफ से यानी ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो फिर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा। सो हम इसको क्या करते हैं, यानी ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम दो क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। सो इसका नेम क्या होगा, 3 इथाइल, यानी कार्बन 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जिसका नाम क्या है, इथाइल है। सो 3 इथाइल, 2 मिथाइल, कार्बन 2 पर क्या है, मिथाइल मौजूद है। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि हमारे पास ये पेरेंट नेम जो है वो क्या है, वो हेक्सेन है। सो इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेचुरल सोर्सेज ऑफ अल्केन, अल्केन को हम किन नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ अल्केन आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, यानी अल्केन को हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। नेचुरल गैस कंटेन अबाउट 80% मीथेन, 10% ethane and remaining 10% as a mixture of higher member of alkane. Petroleum is a chief source of alkanes containing up to 40 carbons. मतलब ये कि अल्केन्स को हम मेन दो सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जिनमें से एक क्या है, नेचुरल गैस है, और दूसरा जो है वो है पेट्रोलियम। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हम अल्केन्स को किस तरह तैयार करते हैं, यानी how we can prepare alkanes. So we can prepare alkanes by following methods. Number 1, hydrogenation of alkenes or alkynes. Second, reduction of alkyl halide. Third, carboxylation of carboxylic acid. Fourth number पर hydrolysis of Grignard reagent. Fifth number पर Volta's synthesis. Sixth number पर Kolb's synthesis. And 7 number पर Clemmensen और Olfkescher reduction. Now, how we can prepare hydrogen? How we can prepare alkane with the help of hydrogenation of alkenes or alkynes? Alkenes or alkynes react with hydrogen in the presence of nickel catalyst at 200 to 300 centigrade to form alkanes. यानी अल्कीन या अल्काइंस जब हाइड्रोजन के साथ निकल की मौजूदगी में 200 से 300 सेंटीग्रेड तक क्या हो जाए, रिएक्ट करे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अल्केन आता है। ये हमारे पास अल्कीन का क्या है, जर्नल फार्मूला है। इसके साथ हमने क्या किया है, यानी हाइड्रोजन को मिलाया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, और हम अगर इसको 200 से 300 तक हीट दें तो क्या होगा, हमारे पास अल्केन आएगा। इसी तरह ये जो है ये अल्काइंस का क्या है, जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, और इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन क्या करें, मिलाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, और टेम्परेचर को हम अगर 200 से 300 तक रखें तो हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास अल्केन क्या हो सकता है, ऑब्टेन हो सकता है। सेकेंड मेथड जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड अंडरगो रिडक्शन with the nascent hydrogen to form alkanes. यानी जब अल्काइल हैलाइड नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या आता है, अल्केन्स आता है। ये अल्केन है, ई नहीं है, ये ए है, अल्केन्स। Decarboxylation of carboxylic acid.
When sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, then alkanes are formed. जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करें तो फिर क्या होता है, हमारे साथ अल्केन क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं. फोर्थ वन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रीगनर रिएजेंट. जब हम ग्रीगनर रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करें तो फिर भी हमारे पास क्या होता है, यानी अल्केन आ जाता है या हम अल्केन हासिल करते हैं. Voltage synthesis. Higher alkanes are formed by heating alkyl halide with sodium metal in dry ether solution. जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर सॉल्यूशन में क्या करें, हीट करें, तो हमारे पास हायर अल्केन्स क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं. कोल्ब सिंथेसिस. When a concentrated solution of sodium salt of carboxylic acid is electrolyzed, then an alkane is obtained. जब हम concentrated solution of sodium salt of carboxylic acid को क्या करें, electrolyzed करें, तो हम क्या हासिल करते हैं, हम अल्केन हासिल करते हैं. Clemmensen or Wolff-Kishar reduction. So Clemmensen reduction में हम कीटोन और एसीटोन को हम अल्केन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, एमालगम एंड HCl की मौजूदगी में. यानी जब हमारे पास यानी कीटोन हो तो उसी कीटोन को हम जिंक, एमालगम और HCl की मौजूदगी में अल्केन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह वोल्फ-किशर रिडक्शन के जरिए हम हाल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्केन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. इन शॉर्ट वर्ड्स, कीटोन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन के जरिए अल्केन में कन्वर्ट करते हैं और एल्डिहाइड्स को वोल्फ-किशर रिडक्शन के जरिए हम अल्केन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं या कौन कौन सी हैं अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट, फॉर अल्केन दैट इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस. यानी अल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं, इसमें से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं, वो क्या है, वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस हैं. पेंटेन टू हेप्टाडीकेन और कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स. यानी पेंटेन से लेकर हेप्टाडीकेन तक कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं. Higher alkanes from carbon 18 onwards are waxy solids which are also colorless and odorless. यानी हाइयर अल्केन यानी कार्बन 18 ऑनवर्ड्स जो हैं ये वैक्सी सॉलिड हैं और वो भी कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं. अल्केन्स आर नॉन पोलर और वीकली पोलर. अल्केन जो है वो नॉन पोलर होते हैं या वीकली पोलर होते हैं. अल्केन आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. अल्केन्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में अनसॉल्युबल हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, अगर हम वाटर लें तो वाटर में क्या है,
अल्केन वो इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर हम बेंजीन ले जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें अल्केन जो है वो सॉल्युबल है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास। अल्केन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे ही इसकी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जैसे ही अल्केन के नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर हमने अल्केन के यानी चंद अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को शो किया है, जैसे कि ये मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये इथेन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी हैं? सो यहाँ पर हमने चंद प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी जो है वो है हेलोजनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है नाइट्रेशन, थर्ड प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीडेशन और कंबशन, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है सल्फोनेशन, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है आइसोमेराइजेशन, सिक्स प्रॉपर्टी जो है पायरोलिसिस एंड सेवंथ प्रॉपर्टी जो है एरोमेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज हेलोजनेशन ऑफ अल्केन? हेलोजनेशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स बाय हेलोजन एटम्स इज कॉल्ड हेलोजनेशंस। यानी जब हम अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेलोजनेशन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हैं, ये हेलोजन्स हैं। सो फ्लोरीन रिएक्शन विद अल्केन्स एज हाईली वायलेंट। क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट with the alkanes and the presence of sunlight or UV light. Iodine does not substitute directly because the reaction is too slow and reversible. The order of reactivity of halogens is fluorine, chlorine, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आखिर में आयोडीन है। हेलोजनेशन रिएक्शन जो होती है, यानी अल्केन की जो हेलोजनेशन रिएक्शन होती हैं वो 3 स्टेप्स में होती हैं। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स अकर इन 3 स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। नाइट्रेशन, व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन? नाइट्रेशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। यानी नाइट्रेशन जो है ये क्या है, जब अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रो ग्रुप से क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। और ये किस तरह होती है? जब नाइट्रिक एसिड हम अल्केन के साथ हीट करें तो हमारे पास क्या आता है, नाइट्रो अल्केन आते हैं। यानी नाइट्रेशन क्या किस तरह होती है? जब हम नाइट्रिक एसिड को अल्केन के साथ हीट करते हैं तो क्या होती है, अल्केन की नाइट्रेशन होती है। ऑक्सीडेशन और कंबशन, ऑक्सीडेशन या कंबशन किस तरह होती है? अल्केन की ऑक्सीडेशन या कंबशन किस तरह होती है? अल्केन बर्न्स इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अल्केन जो है ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होते हैं, जलते हैं। और
हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट क्या करते हैं, देते हैं। यानी जब अल्केन जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होता है। सल्फोनेशन, व्हाट इज सल्फोनेशन ऑफ अल्केन? सल्फोनेशन ऑफ substitution of hydrogen atoms of alkane by sulfonic acid group is called sulfonation। यानी जब हम अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम्स को सल्फोनिक एसिड ग्रुप के से क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सल्फोनेशन ऑफ अल्केन कहते हैं। और ये हम किस तरह करते हैं, अल्केन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो अल्केन की क्या होती है, सल्फोनेशन होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो अल्केन है इसका यानी कार्बन एटम्स जो हैं ये 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए। Here R is equal to CH6H13 और लार्जर अल्काइल ग्रुप। यानी हमारे पास सल्फोनेशन के लिए जो अल्केन है वो उसमें कार्बन एटम 6 या इससे ज्यादा होना चाहिए। आइसोमेराइजेशन, व्हाट इज आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन? नॉर्मल अल्केन आर कन्वर्टेड टू ब्रांच chain isomers at 25 centigrade and the presence of aluminium chloride and hydrochloric acid। यानी जब नॉर्मल अल्केन ब्रांच चेन अल्केन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए या इसके आइसोमर्स बन जाए। यानी जब अल्केन मॉलिक्यूल के हम आइसोमर बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन कहते हैं। या जब हम नॉर्मल अल्केन को ब्रांच चेन आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की मौजूदगी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सो इसी केमिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन। Pyrolysis, what is pyrolysis of alkane? The decomposition or cracking of alkanes by heating is called pyrolysis। जब हम अल्केन को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। सो इस केमिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन। यानी हम अल्केन को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, मतलब टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं या दूसरे कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस केमिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस। एरोमेटाइजेशन, व्हाट इज एरोमेटाइजेशन? एरोमेटाइजेशन क्या होती है, द कन्वर्जन ऑफ अल्केन्स इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। जब हम अल्केन्स को एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे साथ ये क्या है, ये हेक्सेन है, यानी एन हेक्सेन है। इसी एन हेक्सेन को हम हीट करते हैं
in the presence of chromium oxide and aluminium oxide और यानी इसकी प्रेशर भी क्या करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यानी नॉर्मल अल्केन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्केन के ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। रीजन ऑफ लिटल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्केन जो है वो लिटल रिएक्टिव क्यों है, यानी कम रिएक्टिव क्यों है। अल्केन और फेराफीन्स और relatively stable to common reagents such as acids, alkalis and oxidizing agents at room temperature, यानी रूम टेम्परेचर पर अल्केन पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड या अल्कलीस का असर नहीं होता। ये ऐसा क्यों है? This is due to the factor that electronegativity difference between carbon and hydrogen is very less. कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इंतहाई कम है। Therefore, the bond between carbon and hydrogen is almost non-polar. So, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इज कंप्लीटली नॉन पोलर। और कार्बन कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर नॉन पोलर है। सो पोलर रिएजेंट फाइंड नो रिएक्शन साइट ऑन अल्केन मॉलिक्यूल, इसलिए अल्केन मॉलिक्यूल पर पोलर रिएजेंट जो है वो रिएक्शन साइट को फाइंड नहीं कर सकता है। सो जब फाइंड नहीं कर सकता है रिएक्शन साइट को, सो इसके साथ वो रिएक्शन क्या करता है, नहीं करता है। सिमिलरली in alkanes there is a sigma bond which is very strong and a lot of energy is required to break it, यानी अल्केन में जो है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, और इसी बॉन्ड यानी इसी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक अप करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। So therefore alkane are inert or little reactive. Structure of alkane. In alkane each carbon atom is sp3 hybridized, that is each carbon atom is attached to 4 other atoms. अल्केन में कार्बन एटम जो है, हर एक कार्बन एटम जो है वो क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ कार्बन एटम को दिखाया है कि ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो है यानी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है। इस मीथेन में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कार्बन क्या है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन में देखें तो ये कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। मतलब ये कि अल्केन में हर एक कार्बन एटम जो है वो क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हर एक कार्बन एटम जो है वो अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है। यूजेस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ मीथेन का। यूजेस ऑफ मीथेन,
एज अ फ्यूल, यानी मीथेन को हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, एज एन एल्यूमिनेटिंग गैस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी मीथेन को हम मिथाइल क्लोराइड प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हम मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड बनाते हैं तो यही मीथेन क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, यानी मीथेन को हम कार्बन ब्लैक के प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और यही कार्बन ब्लैक जो है ये किस चीज़ में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंक्स में भी इस्तेमाल होता है, और ऑटोमोबाइल टायर्स में भी क्या होता है, यूज़ होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, यानी यही मीथेन जो है ये हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी अल्कीन्स।